हेलो गाइस, मेरा नाम है वत्सल और आप देख रहे हैं वीएस टेक। इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी F22 स्मार्टफ़ोन। और ये फ़ोन मैं पिछले 9 दिन से यूज़ कर रहा हूं और ये मुझे लगता है कि सही टाइम है अब इसके रिव्यू को देने का। तो इस वीडियो को मैं अगेन प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड करने वाला हूं, जैसे कि मैं अपने हर रिव्यू को करता हूं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और इस फ़ोन की मैंने अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ऑलरेडी बना दी है, जिसको मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले ही। तो आपको भी उसका कार्ड मिल जाएगा लेफ्ट कॉर्नर पे, तो उसको आप क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बेसिक स्पेसिफिकेशंस और अपने फर्स्ट इंप्रेशंस कवर किए थे। इस वीडियो में मैं बेसिकली अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करने वाला हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस फ़ोन की प्रोज से। तो बात करें पहली प्रो की, तो वो मिल जाता है हमें इसका डिस्प्ले। इस फ़ोन में हमें 6.4 इंचज़ का HD प्लस 90 हर्ट्ज़ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। और ये सैमसंग का एमोलेड है, तो इसमें हमें काफ़ी डीप ब्लैक्स मिल जाते हैं और 90 हर्ट्ज़ की वजह से जो स्मूथनेस है वो भी हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बिग प्रॉब्लम यह है कि ये HD प्लस डिस्प्ले है, फुल HD प्लस नहीं है, जो कि ऑन पेपर हमें काफ़ी बड़ी कॉन लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये जो डिस्प्ले है ये हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर हम साइड टू साइड कंपैरिजन करेंगे फुल HD प्लस डिस्प्ले से, तो डेफिनेटली हमें जो शार्पनेस है वो थोड़ी कम लगेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ इस फ़ोन को ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने किया है पिछले 9 दिन में, तो हमें इतना नोटिस नहीं होता है कि इसमें हमें HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है। इस डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है वो हमें मिल जाती है 600 निट्स। बात करें मीडिया वॉचिंग की, तो हमें जो यूट्यूब है उस पर 4K तक वीडियो स्ट्रीमिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बेसिकली ओवरकिल है, क्योंकि हमें जो डिस्प्ले है वो हमें 720p ही मिल रहा है। और इस फ़ोन में हमें वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब बात करें इसकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, तो वो इसमें मेंशन नहीं की गई है, तो मुझे पता नहीं है कि इसमें कौन सी डिस्प्ले प्रोटेक्शन यूज़ हुई है या फिर हुई भी है या नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्ट कटिंग सैमसंग ने की है। अब बात करें इस फ़ोन की दूसरी प्रो की, तो वो हमें मिल जाती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। हमें इस फ़ोन में वैसे तो प्लास्टिक बैक मिलती है, प्लास्टिक की फ्रेम मिलता है, लेकिन हमें इस फ़ोन की बैक पे टेक्सचर फिनिश मिल जाती है, जिसकी वजह से इस फ़ोन पे ना तो फिंगरप्रिंट्स पड़ते हैं और जो ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। इस फ़ोन का हमें जो वेट है वो मिल जाता है 203 ग्राम्स, जो कि ऑन पेपर हमें काफ़ी हैवी लग रहा है, लेकिन सैमसंग ने इसमें काफ़ी अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिसकी वजह से जो हमें वेट है वो इतना फील नहीं होता है और फ़ोन काफ़ी लाइट वेट फील होता है। अब ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि वेट तो 203 है, लेकिन फिर भी जो फ़ोन है वो लाइट वेट फील होता है और डेफिनेटली आपको एक इन हैंड एक्सपीरियंस इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इस फ़ोन में हमें ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें साइड माउंटेड मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट है, इंस्टेंटली अनलॉक कर देता है। और बात करें फेस अनलॉक की, तो हमें फेस अनलॉक का भी सपोर्ट इसमें मिल जाता है, वो भी काफ़ी एक्यूरेट और फास्ट है। अब बात करें थर्ड प्रो की, तो वो है इसका सॉफ्टवेयर। हमें इस फ़ोन में One UI 3.1 कोर एडिशन मिल जाता है। अब एंड्रॉयड स्किन्स में अगर देखा जाए तो बेस्ट स्किन जो होती थी वो होती थी ऑक्सीजन OS, लेकिन अब ऑक्सीजन OS में जो कलर OS का इंटीग्रेशन हो गया है, इसके बाद हमें पता नहीं है कि अब कैसा सॉफ्टवेयर चलने वाला है। लेकिन सेकंड नंबर पे मैं जो रिकमेंड करता हूँ एंड्रॉयड स्किन, वो है One UI। One UI बेसिकली बहुत क्लीन और अच्छा एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करती है और जो फीचर्स हैं वो हमें ऑक्सीजन OS से ज़्यादा ही मिल जाते हैं। और मैंने दोनों ही स्किन्स को काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ भी किया है। तो जो One UI का कोर एडिशन है, बेसिकली ये फुल फ्लैश One UI नहीं है, इसमें हमें थोड़े से फीचर जो हैं वो टोन डाउन मिलते हैं। जैसे कि हमें इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं मिलता है, जो कि एक मेजर डाउनग्रेड है One UI से, पर इन फीचर्स के लिए हम साइडवेज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, और वो मैंने अपने गेमिंग रिव्यू में भी यूज़ किया था। तो डेफिनेटली हमें थोड़े से फीचर्स इसमें मिसिंग मिल रहे हैं, लेकिन जो हमें फीचर्स इसमें मिल रहे हैं उसमें ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देता है। हमें इसमें सैमसंग पे मिनी का सपोर्ट मिल जाता है और हमें काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिन पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कार्ड आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप उसको चेकआउट कर लीजिए, उसमें मैंने कुछ हिडन फीचर्स भी आपको शो किए हैं। इस फ़ोन में हमें कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि इनबिल्ट है और इसमें कोई भी गूगल की अनाउंसमेंट भी नहीं होती है। तो जिनको कॉल रिकॉर्ड करना पसंद है उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। और इस रेंज में जो कोई फ़ोन ढूंढता है ना, वो बेसिकली कॉल्स के लिए या फिर बेसिक यूसेज के लिए ही ढूंढता है, और उसके लिए ये फीचर काफ़ी काम में आने वाला है। और इसमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। बात करें एक और फीचर की जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो है इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। भले ही कोर UI होने की वजह से वो इतना कस्टमाइजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
अब बात करें इसकी चौथी प्रो की, तो वो है इसकी बैटरी लाइफ। हमें इस फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है और जो कि काफ़ी ज़्यादा लास्ट कर जाती है। मतलब आपको ईजिली ये 2 दिन का बैकअप दे देगी, क्योंकि हमें इसमें इतना पावर हंग्री प्रोसेसर नहीं मिलता है। और जो इसमें डिस्प्ले यूज़ हुआ है वो भी HD+ है, जिसकी वजह से ज़्यादा पिक्सल पुश नहीं करने होते हैं बैटरी को, और डेफिनेटली वो ज़्यादा लास्ट कर जाती है। ईजिली आपको 1.5 से 2 दिन चल जाएगी विदाउट गेमिंग। और अगर आप हल्की फुल्की गेमिंग भी करते हैं या फिर इवन आप BGMI भी खेल लेंगे, तो भी ये आपको ईजिली 1 to 1.5 डेज लास्ट कर देगी। और आपको अराउंड 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम इसमें मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। बात करें चार्जिंग की, तो हमें इसमें 15 वॉट का चार्जर मिल जाता है इन बॉक्स, जो कि बेसिकली फास्ट चार्जर किसी भी एंगल से नहीं है, लेकिन इस रेंज में ये जस्टिफाइड है। और जो चार्जिंग स्पीड है वो डेफिनेटली काफ़ी स्लो होने वाली है, क्योंकि हमें इसमें काफ़ी बड़ी बैटरी मिलती है। तो ये अराउंड 2 से 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रो की, तो वो है इस फ़ोन का मेमोरी मैनेजमेंट। ये जो मेरे पास वेरिएंट है, ये 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। और 4GB रैम में भी जो रैम मैनेजमेंट है वो हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मतलब अगर मैं गेम खोल रहा हूँ उसको फिर 10 मिनट बाद भी खोल रहा हूँ, तो मुझे वो BGMI गेम मेमोरी में मिल रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करें एक और प्रो की, तो वो है इसका हैप्टिक फीडबैक। हैप्टिक फीडबैक हमें इसमें डेफिनेटली मिल जाता है, लेकिन वो इतना टाइट नहीं है, लाइक फ्लैगशिप लेवल वाला तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको इस रेंज के हिसाब से काफ़ी डिसेंट हैप्टिक फीडबैक इसमें मिल रहा है। बात करें नेक्स्ट प्रो की, तो वो है इसकी कॉल क्वालिटी और नेटवर्क रिसेप्शन। हमें दोनों ही चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, और इसमें हमें डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, और डेफिनेटली 5G का सपोर्ट नहीं है। बात करें नेक्स्ट प्रो की, तो वो है इसकी परफॉर्मेंस। हमें इस फ़ोन में हीलियो G80 प्रोसेसर मिल जाता है मीडियाटेक की तरफ से, जो कि बहुत पुराना हो गया है और बिल्कुल भी पावरफुल हम इस रेंज में अब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें हीलियो G95 के फ़ोन्स इस प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी जो डेली यूसेज के हिसाब से अगर आपको फ़ोन लेना है, जो बेसिक यूसेज होती है, तो उसके लिए ये फ़ोन काफ़ी डिसेंट परफॉर्म करता है। थोड़े बहुत लैग और स्टटर इस फ़ोन में हो ही रहे थे, लेकिन फिर भी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस प्राइस रेंज के हिसाब से। मैंने काफ़ी सारे फ्लैगशिप्स यूज़ करे हैं और अभी भी फ्लैगशिप्स यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे, तो मुझे डेफिनेटली इसमें लैग्स और स्टटर्स फील हो रहे थे। लेकिन आप अगर कुछ ऐसा ही मिड रेंज फ़ोन यूज़ करते आ रहे हैं और आप इस पर फिर शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको इतना कुछ पता नहीं चलेगा। लाइक मैंने जो फ़ोन है वो 90 हर्ट्ज पे यूज़ किया था और परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। और बात करें नेक्स्ट प्रो की, तो वो है इसकी अपडेट पॉलिसी। हमें इस फ़ोन में क्वार्टरली सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं सैमसंग ने, और जो कि टाइमली डिलीवर भी होते हैं। कोई अपडेट्स में हमें डिले इसमें देखने को नहीं मिलता है। और बात करें मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स की, तो वो हमें 2 मिल जाएंगे इस फ़ोन में। मतलब एंड्रॉयड 11 पे ये लॉन्च हुआ है, हमें एंड्रॉयड 12 और 13 इस फ़ोन पे देखने को ईजिली मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और सैमसंग ही सिर्फ एक ऐसी ब्रांड है जो अपने बजट से लेके फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन को इक्वली अपडेट करता है और टाइमली अपडेट करता है, और कोई भी अब एंड्रॉयड OEM ये चीज़ नहीं कर रहा है। तो यही सब थी इस फ़ोन में प्रोज। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। तो पहली कौन जो मुझे इस फ़ोन में लगी वो है इसका ब्लोटवेयर। हमें इस फ़ोन में काफ़ी सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिल जाती हैं और काफ़ी सारी सैमसंग की खुद की इनबिल्ट ऐप्स मिल जाती हैं, जिनको हम डेफिनेटली अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। तो जब आप फ़ोन को अपडेट करेंगे तो उसमें फिर ये ऐप्स ऑटोमेटिकली फिर से इंस्टॉल हो जाती हैं, जो कि एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, और ये डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो ब्लोटवेयर ऐप्स एक बार डिलीट कर दी वो फिर से फ़ोन में नहीं आनी चाहिए कंपनी की साइड से। बात करें नेक्स्ट कॉन की, तो वो है इसकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन। अगेन हमें इसमें डिस्प्ले प्रोटेक्शन मेंशन नहीं मिलती है, जो कि एक कॉन है। बात करें नेक्स्ट कॉन की, तो वो है इसका स्पीकर। हमें इसमें सिंगल स्पीकर मिलता है, जो कि हमें बॉटम पे मिल जाता है, और उसकी जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली हमें काफ़ी एवरेज मिलती है। मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में इसका सैंपल भी दिखाया था, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस फ़ोन की जो ऑडियो क्वालिटी है वो मुझे कुछ खास नहीं लगी। काफ़ी कम लाउडनेस है और जो क्वालिटी है वो भी इतनी कुछ खास नहीं है। अब बात करें नेक्स्ट कॉन की, तो वो है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस। मैंने इस फ़ोन पे ऑलरेडी BGMI गेम प्ले रिव्यू विद लाइव FPS मीटर बना दिया है, तो उसको आप अभी टॉप राइट कॉर्नर से चेकआउट कर सकते हैं। कार्ड मैं अभी दे दूंगा। लेकिन फिर भी समराइज फॉर्म में अगर मैं बात करूं, तो जो 40 FPS का गेम प्ले था उसमें भी ये फ़ोन अराउंड 30 FPS ही मेंटेन कर पा रहा था, और जब मैंने इसमें 60 FPS एनेबल किया तो मुझे अराउंड 35 to 45 ही फ्रेम रेट्स मिल रहे थे, जो कि इस प्रोसेसर के लिए भी और इस रेंज के लिए भी डेफिनेटली अंडरवेलमिंग है।
और इससे अच्छी परफॉर्मेंस मैंने एक्सपेक्ट की थी। तो डेफिनेटली ये हार्डकोर गेमिंग के लिए फ़ोन नहीं है, और डेफिनेटली आपको 11,000 रुपये का फ़ोन हार्डकोर गेमिंग के लिए मिलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस इससे हो सकती थी। लेकिन अगर आपको लाइट गेमिंग करनी है तो डेफिनेटली सारे गेम्स में बाकी स्मूथ चल जाते हैं, जैसे टेम्पल रन, सबवे सर्फर्स। बात करें नेक्स्ट कॉन की, तो वो अगेन इसकी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस डेफिनेटली डिसेंट मिलती है, लेकिन हमें माइनर स्टटर्स और फ्रेम ड्रॉप्स इधर उधर यूआई में मिल जाते हैं। अब बात करें फाइनल कॉन की, तो वो है इसका कैमरा। इस फ़ोन में हमें 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी इसमें हमें 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है, और थर्ड हमें 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है, और जो चौथा कैमरा है वो भी हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। बात करें फ्रंट कैमरे की, तो वो हमें 13 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा सैंपल्स की। तो बात करें डे लाइट शॉट से, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डायनामिक रेंज है वो ये काफ़ी अच्छी मेंटेन कर रहा है, और जो इमेज है वो हमें काफ़ी कॉन्ट्रास्टी मिल जाती है और थोड़ी सी ओवर शार्पन भी मिल जाती है। और डेफिनेटली हमें अल्ट्रा वाइड लेंस और नॉर्मल लेंस में स्विच करने पे कलर डिफरेंस दिखाई देता है इस कैमरे में। बात करें डिटेल्स की, तो वो हमें इस सेंसर से कुछ खास मिलती नहीं है। सैमसंग ने इसमें 48 मेगापिक्सल का सेंसर तो यूज़ किया है, लेकिन मेंशन नहीं किया है कि ये कौन सा सेंसर है। और डेफिनेटली जो हमें डिटेल्स हैं वो हमें काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जो ओवरऑल इमेज क्वालिटी है डे लाइटिंग में वो हमें काफ़ी डिसेंट मिल जाती है। मतलब जो कलर्स हैं वो हमें काफ़ी कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहे हैं और काफ़ी प्लीजिंग टू व्यू है, और जो कि काफ़ी लोगों को पसंद भी आते हैं। बात करें कुछ क्लोजअप शॉट्स की, तो उसमें भी हमें जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और इसमें मैंने कोई पोर्ट्रेट मोड यूज़ नहीं किया है, ये एक नेचुरल बैकग्राउंड बोके है जो कि हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और ओवरऑल जो इस कैमरा की क्वालिटी है डे लाइटिंग में वो हमें काफ़ी यूजेबल मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि कैमरा बेकार है। ये शॉट मैंने नॉर्मल लेंस से लिया है, और यही शॉट फिर मैंने वाइड एंगल लेंस से लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क इमेज प्रोड्यूस होती है वाइड एंगल लेंस से, और डेफिनेटली हमें कलर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें पोर्ट्रेट मोड की, तो ये शॉट मैंने अभी पोर्ट्रेट मोड से लिए हैं, और ये काफ़ी डिसेंट आते हैं, और जो बैकग्राउंड ब्लर है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करें आर्टिफिशियल लाइटिंग की, तो उसमें भी हमें काफ़ी डिसेंट इमेज देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी इमेज यूजेबल है। बात करें सेल्फीज की, तो उसमें भी हमें जो डिटेल्स हैं वो इतनी कुछ खास देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन जो ओवरऑल इमेज क्वालिटी है वो हमें डिसेंट मिल जाती है। लाइक सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए ठीक है, लेकिन इतनी डिटेल्ड इमेज नहीं है जितनी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन बात करें एक्सट्रीम लो लाइटिंग कंडीशंस की, तो उसमें ये कैमरा बिल्कुल ही फेल हो जाता है। मतलब यहाँ पे अभी काफ़ी कम लाइट थी, तो यहाँ पे सारा काम होता है नाइट स्केप का, और नाइट स्केप से जो नॉर्मल ऐसी फोटोज़ होती हैं वो काफ़ी ब्राइट बन जाती हैं बाकी फ़ोन्स पे, लेकिन इस फ़ोन पे ऐसा नहीं हुआ। इस फ़ोन में जो डिटेल्स हैं वो हमें काफ़ी कम मिल रही हैं लो लाइट इमेजेस में, और जो ओवरऑल नाइट मोड की इंप्लीमेंटेशन है वो भी कुछ इतनी खास नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा कि इस फ़ोन की जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल एवरेज ही है। मतलब डे लाइट में ये डिसेंट परफॉर्म कर जाता है, लेकिन लो लाइट में ये काफ़ी स्ट्रगल करता है, और जो नाइट मोड है उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन कुछ खास नहीं है। इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली जो Redmi Note 10 है वो इससे बेटर परफॉर्म कर जाएगा कैमरा डिपार्टमेंट में। और जो वाइड एंगल लेंस की क्वालिटी है वो भी इतनी कुछ खास नहीं है, काफ़ी कम डिटेल्स मुझे उसमें देखने को मिली। और जो सेल्फी कैमरा है वो भी एवरेज ही आप कह सकते हैं। डेफिनेटली वो ओकेजनल सेल्फीज के लिए ठीक है, लेकिन आपको अगर कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लेना है इस प्राइस रेंज में तो वो आपको वैसे तो मिलता ही नहीं है, लेकिन ये फ़ोन वो नहीं है। तो इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप Samsung Galaxy F22 को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं अगर आप अंडर 11 के सैमसंग फ़ोन ही ढूंढ रहे हैं। तो आप अगर Redmi की तरफ जा सकते हैं, अगर आप MI को चला सकते हैं तो आप डेफिनेटली Redmi Note 10 लीजिए, जो कि आपको अराउंड 12,500 के मिल जाता है। लेकिन स्टिल आपको अगर सैमसंग फ़ोन लेना है और आपकी प्रायोरिटीज़ हैं बैटरी लाइफ, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, लाइट वेट और सैमसंग ब्रांड वैल्यू, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को ले सकते हैं। लेकिन इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस और कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी एवरेज है, और बाकी मैंने वीडियो में मेंशन की है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी, और आप मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपना बाइंग डिसीजन भी ले पाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।